हेलो एवरीवन। आज हम एशिया की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एशिया की प्राकृतिक वनस्पति को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। प्राकृतिक वनस्पति अगर हम देखें तो वो एक पेड़ पौधों का एक समूह है जो विभिन्न पर्यावरणीय परिवेश में उत्पन्न होता है। यानी ये जो प्राकृतिक वनस्पति, ये जो पेड़ पौधों का समूह है, इसका अपना एक विशेष क्षेत्र होता है और अपना एक विशेष भौतिक पर्यावरणीय दशाएं होती हैं। अब जब एशिया की प्राकृतिक वनस्पति की हम बात करें तो एशिया महाद्वीप में हमने पहले वाले वीडियोस में उसकी जो फिजियोग्राफी थी, भू-आकृति थी, उसके जलवायु प्रदेश थे, जो क्लाइमेटिक रीजन थे, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो ये जो प्राकृतिक वनस्पति है, इसका जो विकास है वो पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण पर आधारित है। और ये प्राकृतिक वनस्पति का जो वितरण है वो भी वहाँ की भू-आकृति, वहाँ किसी भी क्षेत्र की जलवायु दशाएं, इन सब पे डिपेंड करता है। तो इस आधार पर, क्योंकि एशिया महाद्वीप की जो भू-आकृति और जलवायु है उसमें काफ़ी भिन्नता पाई जाती है, तो इसीलिए इस भिन्नता के कारण हमारे एशिया में जो पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है उसमें भी काफ़ी विविधता यानी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी। देखिए, एशिया के प्राकृतिक वनस्पति को हम मुख्य रूप से 8 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्ण मानसूनी वन, फिर है शीतोष्ण मानसूनी वन, घास के मैदान, पांचवा है कोणधारी वन, छठा है मरुस्थलीय वनस्पति और सातवां है पर्वतीय वनस्पति और 8वें में भूमध्य सागरीय वनस्पति के क्षेत्र आते हैं। अब हम इन सभी जो वनस्पति प्रदेश हैं इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि किस प्रदेश का वितरण, उसमें उस प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं एशिया के, और क्या क्या विशेषताएं उस वनस्पति प्रदेश में आती हैं और कौन कौन सी वनस्पतियां उस क्षेत्र में मिलती हैं। सबसे पहले हम लेते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसे हम कहेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है उनका विस्तार विशेष रूप से अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में होता है। एशिया में इस प्रकार की जो वनस्पति है उसके 2 विशिष्ट क्षेत्र हैं। पहला है विषुवत रेखीय प्रदेश, जहाँ पूरे साल वर्षा होती है और उच्च तापमान रहता है। ये बात हम जो हमारे जलवायु प्रदेश थे एशिया के, उसमें विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में हम ये विशेषता पढ़ चुके हैं कि इसमें वर्ष पर्यंत वर्षा होती है और तापमान उच्च रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है। और दूसरा जो विशेष क्षेत्र है इन सदाबहार वनों का वो है मॉनसून एशिया के दक्षिण व दक्षिण पूर्वी एशिया के वे भाग जहां 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यानी मॉनसूनी एशिया का जो रीजन है, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी रीजन, वहाँ पे उन पार्ट्स में ये सदाबहार वन पाए जाते हैं, उन भागों में ये सदाबहार वन पाए जाते हैं जहाँ पर 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अब मॉनसूनी एशिया वाले जो क्षेत्र हैं, दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी एशिया वाले भाग, वो है भारत का पश्चिमी तट, असम, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडो चाइना और उसका दक्षिणी तटीय प्रदेश। ठीक है। और ये जो विषुवत रेखीय प्रदेशों वाले क्षेत्र थे वो थे इंडोनेशिया, मलाया, फिलीपींस के कुछ भाग, जहाँ पर ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। मैप में हम इस क्षेत्र को देख सकते हैं। ये वेस्टर्न इंडिया का पोर्शन, ये वाला, उसके बाद बांग्लादेश, म्यांमार, मलाया, ये वाला पोर्शन पूरा, और फिर ये जावा, इंडोनेशिया के आइलैंड रीजन, ये सारे के सारे विषुवत जो अपना सदाबहार वन वाले क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत आते हैं। ये पूरा जो रीजन है, जो रेड कलर में जो मैं दिखा रही हूँ, ये पूरा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है जिसमें विषुवत रेखीय प्रदेश आते हैं और मॉनसूनी एशिया के दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी क्षेत्र आते हैं। अब हम देखते हैं ये जो विषुवत रेखीय सदाबहार, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उनकी जो प्राकृतिक वनस्पति की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं।
देखिए, इन प्रदेशों की वनस्पति अत्यधिक सघन और वृक्ष जो हैं वो काफ़ी ऊंचे होते हैं। इन वृक्षों की पत्तियां चौड़ी होती हैं और हमेशा हरे भरे ये वृक्ष रहते हैं, इसीलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा गया है। दूसरी विशेषता ये है कि इन वृक्षों की जो लकड़ियां हैं वो काफ़ी कठोर होती हैं और वृक्षों की ऊंचाई जो है वो 15 मीटर से 100 मीटर तक पहुंच जाती है। साथ ही साथ जो बड़े वृक्ष हैं उनके साथ यहाँ पर कई संख्या में झाड़ियाँ और लताएं यानी बेलें हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं, जो इन वनों की सघनता में बढ़ोतरी करती हैं। यहाँ पाए जाने वाले जो मुख्य वृक्ष हैं वो हैं महोगनी, वॉलनट, रबड़, ताड़, रोजवुड, देवदार, एबोनी, सिनकोना आदि। ये वृक्ष मेन हैं। और ये जो वृक्ष हैं ये आर्थिक उपयोगिता जो है वो तो अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है काफ़ी इन सदाबहार वनों में सघनता होने के कारण यहाँ पे परिवहन के साधन अधिक विकसित नहीं हो पाते। इतने डेंस फॉरेस्ट होते हैं ये कि इनको अप्रोच करना, इनके अंदर जाना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए उपयोगी होते हुए भी इनका जो आर्थिक जो उपयोग है वो काफ़ी सीमित है। अब हम दूसरी वनस्पति प्रदेश के बारे में चर्चा करते हैं, वो है उष्ण मानसूनी वन यानी ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट। देखिए, ये जो ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट और उष्ण मानसूनी वन है, इनका विस्तार भारत के अनेक भागों में और म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, दक्षिणी चीन व सुमात्रा व जावा द्वीपों के कुछ भागों में विस्तृत है। यानी इनका जो एक्सटेंशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है इन फॉरेस्ट का, ये हमारे वो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनमें अधिक है। ये उष्ण मानसूनी वनस्पति में काफ़ी कुछ विशेषताएं सदाबहार वनों वाली मिलती हैं। बस जहाँ ये वर्षा कम होती है जिन क्षेत्रों में, वहाँ इनकी सघनता भी कम होती है और जो वृक्षों की ऊंचाई है वो भी कम देखने को मिलती है। इन मानसूनी वन वाले क्षेत्रों में जहाँ पर जो वर्षा है, रेनफॉल है 125 सेंटीमीटर यानी 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहाँ पर हमें सागवान, सिनकोना, महोगनी, नारियल आदि के वृक्ष देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, यानी इनका आर्थिक महत्व काफ़ी है। और मानसूनी क्षेत्रों में वे क्षेत्र जहाँ पर 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, वहाँ पर हमें वृक्ष देखने को मिलते हैं। वो हैं सागवान, शीशम, आम, जामुन, नीम आदि। ये हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो यानी हम यहाँ पे हमें 2 वैरायटी के इस मानसूनी जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं एशिया के, यहाँ हमें 2 वैरायटी के वृक्ष और वनस्पति विस्तार हमें देखने को मिलता है। 125 सेंटीमीटर जहाँ पे 125 सेंटीमीटर वर्षा से अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर हमें सागवान, सिनकोना आदि वृक्ष देखने को मिलते हैं। वहीं 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले में हमें शीशम, आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष देखने को मिलते हैं। अब ये जो मॉनसूनी फॉरेस्ट हैं, इनका आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत महत्व है, क्योंकि ये ना केवल हमें जो वृक्ष हैं यहाँ के ना केवल इमारती लकड़ी प्रोवाइड करते हैं हमें, बल्कि इनसे हमें जो बाय प्रोडक्ट्स हैं फॉरेस्ट के, जैसे कि लाख है, कत्था है, गोंद है, ये भी हमें काफ़ी मात्रा में यहाँ पे से प्राप्त होते हैं। तो इनका महत्व जो है वो सदाबहार वनों के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़ जाता है। अब ये जो उष्ण मानसूनी वन वाले क्षेत्र हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं। इस मैप में हम देख सकते हैं, ये वाला जो रीजन है एक तो इंडिया में, प्लस ये जो एरिया है यहाँ वाला ये एरिया हो गया, और ये बीच वाला जावा सुमात्रा वाला जो इंडोनेशिया में जावा सुमात्रा वाला एरिया। तो इन एरियाज़ में हमें मॉनसूनी फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। क्लियर। अब अगला चलते हैं हम शीतोष्ण मानसूनी वन यानी टेम्परेट मॉनसून फॉरेस्ट से। देखिए, शीतोष्ण मानसूनी वन या टेम्परेट मॉनसून फॉरेस्ट का जो विस्तार है वो चीन के मध्यवर्ती भाग, जापान के दक्षिणी भाग तथा ताइवान में विशेषकर मिलता है। यानी ये एरियाज़ जो हैं टेम्परेट मॉनसून फॉरेस्ट के, वो सेंट्रल चाइना, मध्यवर्ती चाइना, दक्षिणी जापान और ताइवान है। इन वनों में चौड़ी और नुकीली पत्ती वाले वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ जो वन पाए जाते हैं टेम्परेट मॉनसून फॉरेस्ट में वो हैं ओक, पैपल, वॉलनट,
लॉरेल, शहतूत आदि के वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो वृक्ष हैं इनमें से कुछ वनों में हमें तारपीन के तेल वाले जो वृक्ष हैं वो मिलते हैं, और तारपीन के तेल का अत्यधिक महत्व है मेडिसिन्स में, और बाकी जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं, उसमें तारपीन का तेल काफ़ी यूज़ आता है। लेकिन इनका एक जो नेगेटिव साइड है वो ये है कि ये जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं ये काफ़ी कम होते जा रहे हैं। क्यों कम होते जा रहे हैं? क्योंकि जो चीन वाला जो भाग है वहाँ पर अनेक भागों में से इन फॉरेस्ट को, इन टेम्परेट मानसून फॉरेस्ट या शीतोष्ण मानसूनी वनों को काटकर उस भूमि को खेती की भूमि में परिवर्तित कर दिया है। वहीं जो जापान में ये जो फॉरेस्ट हैं ये पर्वतीय ढालों में पाए जाते हैं, वहाँ पर भी, जापान में भी इन पर्वतीय ढालों से इन वनों को नष्ट करके वहाँ पर चाय के बागान की कृषि की जाने लग गई है। तो ये जो एरिया है चाइना और जापान में ये काफ़ी कम हो गया है इन फॉरेस्ट का। दूसरा, इसकी जो और चाइना और जापान में जो यूज़ किया जाता है इन फॉरेस्ट जो बचे हुए पॉकेट्स हैं वहाँ पर ये है कि चीन और जापान में शहतूत के जो वृक्ष उगते हैं इन मानसूनी वनों वाले भागों में, वहाँ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, तो सिल्क इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी फ्लरिश है इनमें। अब मैप के अंदर हम देखें शीतोष्ण मानसूनी वनों का जो क्षेत्र है वो ये वाला एरिया है, ये है शीतोष्ण मानसूनी वनों वाला एरिया। ये पूरा जो एरिया है ये, और इधर ये जापान वाला जो हमें देखने को मिलता है ये एरिया, ये पूरा शीतोष्ण मानसूनी वनों का क्षेत्र है। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं घास के मैदान। देखिए घास के मैदान को नॉर्मली सवाना ग्रासलैंड्स हम कहते हैं। ये घास के मैदानों के लिए वर्ड ही यूज़ होता है सवाना ग्रासलैंड्स। हमारे यहाँ एशिया में जो घास के मैदान हैं वो विशेष रूप से हमें मध्य एशिया में देखने को मिलते हैं। सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पर घास के मैदान देखने को मिलेंगे। और इनका ये है कि समतल मैदानी भागों में घास उगती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब जगह घास हो। यहाँ बीच बीच में कुछ हिस्सों में वृक्षों के समूह भी हमें देखने को मिलते हैं। मध्य एशिया में घास के मैदानों का जो विस्तार है वो है मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ये एरियाज़ हैं जहाँ पर इनका काफ़ी बड़ा विस्तार है। इसके अलावा हमें कुछ शीतोष्ण घास के मैदान भी देखने को मिलेंगे, वो हैं कैस्पियन सागर के आसपास के जो भाग हैं वहाँ पर इनका विस्तार भी देखने को मिलेगा। तो वैसे 4 एरियाज़ हो गए, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कैस्पियन सागर के जो उत्तर में निकटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर हमें घास के मैदान देखने को मिलेंगे। एशिया महाद्वीप में हम इन घास के मैदानों को स्टेपी के नाम से जानते हैं। यहाँ की विशेषता है कि गर्मियों के अंदर ये जो घास है ये काफ़ी तेज़ गर्मी के कारण झुलस जाती है, तो इसका जो आर्थिक महत्व है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। केवल यहाँ पर पशु चारण किया जाता है, एनिमल ग्रेजिंग यहाँ पे की जाती है, और अनेक घुमक्कड़ जातियाँ हैं वो अपने पशुओं के साथ इन घास के मैदानों में निवास करती हैं। मैप के अंदर हम घास के मैदानों का ये देखते हैं, ये वाला जो एरिया है, ये जो सेंट्रल एशिया का रीजन है ये पूरा घास के मैदान वाला क्षेत्र है, जिसमें कि एरियाज़ कौन कौन से आ रहे हैं? मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कैस्पियन सागर के निकटवर्ती भाग। अब अगला जो हमारा वन क्षेत्र है वो है कोणधारी वन या कॉनिफेरस फॉरेस्ट। देखिए एशिया के उत्तर पूर्वी भाग में, जिसमें कि हम उत्तरी चीन, उत्तरी व दक्षिणी कोरिया और उत्तरी जापान के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हैं, वहाँ पर ये कोणधारी वनों का विस्तार है। यानी एशिया का नदन पार्ट जिसमें नॉर्थ चाइना, उत्तरी चीन, उत्तरी व दक्षिणी कोरिया और उत्तरी जापान आ गए, यहाँ पर ये फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट या कोणधारी वन अधिक मिलते हैं। इन वनों को, जो कोणधारी वन है, इनको टैगा वन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की वृक्षों की विशेषता है कि यहाँ की इन वृक्षों की पत्तियाँ जो हैं वो नुकीली होती हैं और तने व डालियाँ काफ़ी चिकनी होती हैं। और मुख्य जो वृक्ष यहाँ पर इन टैगा फॉरेस्ट या कोणधारी वनों में पाए जाते हैं वो हैं फर, स्प्रूस, लार्च, चीड़, हेमलॉक, सीडर आदि वृक्ष मिलते हैं। ये सभी जो वृक्ष हैं इनकी जो लकड़ी होती है वो काफ़ी सॉफ्ट और नरम होती है, और इसका उपयोग जो है
वो कागज़ उद्योग यानी पेपर इंडस्ट्री और प्लाईवुड इंडस्ट्री या प्लाईवुड उद्योग में विशेष रूप से काम आता है। तो इनकी जो आर्थिक दृष्टि से जो महत्व है वो काफ़ी अच्छा है, यानी आर्थिक दृष्टि से काफ़ी उपयोगी फॉरेस्ट एरियाज़ हैं। मैप के अंदर हम कोणधारी वनों को यदि देखें तो हमें इनका जो विस्तार है वो इन क्षेत्रों में मिलेगा। ये जो पूरा जो क्षेत्र है ये कोणधारी वनों का क्षेत्र है, ये वेला वाला एरिया और कुछ नहीं। तो ये सारा जो क्षेत्र है ये कॉनिफरस फॉरेस्ट एरिया है। नेक्स्ट हम लेते हैं मरुस्थलीय वनस्पति या डेजर्टिक वेजिटेशन। यानी देखें एशिया में उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश जो हैं वहाँ क्लियर है ये कि बहुत कम रेनफॉल होती है, बहुत कम वर्षा होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो इस कम वर्षा और हाई टेम्परेचर के कारण वहाँ जो वनस्पति उगती है उसे हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं या मरुस्थलीय मरुद्भिद वनस्पति कहते हैं। ठीक है, यहाँ एशिया में इस मरुद्भिद वनस्पति क्षेत्र का या फिर डेजर्ट वेजिटेशन का जो विस्तार है वो संपूर्ण पश्चिमी एशिया में है और साथ ही साथ भारत में थार के मरुस्थल और पाकिस्तान में है। यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उसमें कंटीली झाड़ियाँ, बबूल, सूखी घास और खजूर के वृक्ष हमें अधिक पाए जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से इन वनों की उपयोगिता काफ़ी कम है और लेकिन वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो अपना जीवन यापन इन्हीं वनों के द्वारा करते हैं। ये उष्ण मरुस्थलीय वन वाले के अलावा जो ये क्षेत्र है यहाँ पे कुछ जगह शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति भी पाई जाती है जो मंगोलिया और मध्य एशिया के भागों में हमें देखने को मिलती है। उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति का जो विस्तार है वो विशेष रूप से हम इस मैप में देख सकते हैं। एशिया का जो पश्चिमी भाग है ये वाला जो भाग है जिसमें कि पूरी ईरान, इराक, अरब कंट्रीज़ आ गई, साथ ही पाकिस्तान का मरुस्थल और ये जो भाग है हमारा थार के मरुस्थल का। तो ये एरिया पूरा जो है इस डेजर्ट वेजिटेशन या मरुस्थलीय वनस्पति से आच्छादित क्षेत्र है। उसके बाद हम लेते हैं पर्वतीय वनस्पति जिसे कहते हैं माउंटेन वेजिटेशन। देखिए पर्वतीय जो क्षेत्र है, माउंटेनियस जो एरियाज़ हैं उनमें ऊंचाई के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन आता है। जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे टेम्परेचर जो है वो चेंजेस आते जाएंगे। तो इसी कारण क्योंकि हाइट चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इस पर्वतीय क्षेत्र में जो वनस्पति है उसके स्वरूप में भी परिवर्तन आता रहता है। यानी नीचे जो एरियाज़ हैं, जो वृक्ष हमें मिलेंगे, वो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो वृक्षों के जो प्रकार हैं वो चेंज होते जाएंगे। एशिया में हिमालय की विशाल पर्वत श्रेणियों पर यह क्रम हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाता है। देखिए लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई तक हमें सघन वनस्पति का विस्तार मिलता है जो उष्णकटिबंधीय वनस्पति के समान होती है। इसके बाद शीतोष्ण और शीतोष्ण वनों का विस्तार हमें देखने को मिलेगा। यानी 1000 मीटर से ऊपर हम जैसे ही हिमालय क्षेत्र में जाएंगे तो आपको शीतोष्ण और शीतोष्ण वनस्पति ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर 3000 मीटर से ऊंचे भागों पर बहुत कम वनस्पति मिलती है क्योंकि ये पूरा जो एरिया है ये स्नो से कवर्ड रहता है, तो इसलिए वहाँ पे कोई वेजिटेशन या कोई वनस्पति उत्पन्न नहीं हो पाती। एक और जो प्रकार है हमारे यहाँ पे वो है भूमध्य सागरीय वनस्पति का। देखिए भूमध्य सागरीय वनस्पति का क्षेत्र बहुत कम है हमारे यहाँ पे एशिया में। केवल भूमध्य सागर के पास का जो रीजन है वो इस वनस्पति किनारे किनारे से लगता हुआ जो एशिया का भाग है वहाँ पर ये भूमध्य सागरीय वनस्पति मिलती है। ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये एक छोटा सा पॉकेट है भूमध्य सागरीय वनस्पति का। इसमें भूमध्य सागर ये जो एरिया है मेडिटेरेनियन रीजन है, इसकी जो विशेषता है वो ये कि यहाँ गर्मियाँ सूखी रहती हैं और सर्दियों में विंटर्स में वर्षा जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ जो पाए जाने वाले पौधे हैं उसमें नॉर्मली जैतून और बाकी जो लताएं हैं और सिट्रस फ्रूट्स हैं ये वनस्पतियाँ जो हैं यहाँ पर ज़्यादा होती हैं। क्लियर?